हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। आज स्फीयर की आखिरी क्लास होने वाली है आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए। इसके अंदर जो आज हम करने वाले हैं, जितने नए क्वेश्चंस पहले वाली क्लासेस में नहीं बने थे उतनी आज की क्लास में अकेली क्लास में बनने वाला है। अगर वो एग्जाम में आ गए और आपने देखा हुआ तो हो जाएंगे, नहीं देखा हुआ तो नहीं होने वाला है, इतनी गारंटी है। शानदार शानदार क्वेश्चंस, लास्ट टॉपिक है स्फीयर का, है ना। फिर उसके बाद कोन और सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब तक अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिए। और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर जहां हम डाउट सॉल्व और सारी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है वो हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखिए, पूरी देखिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। चलिए, ये जो है हमारा आखिरी टॉपिक रहने वाला है। उसमें पहला है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, दो गोलों के प्रतिच्छेदन का कोण क्या होता है ना। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट भी पूछे गए हैं। नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ये सबसे काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, दो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श समतलों के मध्य का कोण, जो दो गोले हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन बनने वाले हैं उनके बीच का कोण ही क्या होता है, उन गोलों का इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदन कोण होता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि दो गोलों, एक गोला है S1, दूसरा गोला है S2। डेफिनेशन क्लियर होगी ना कि भाई जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर टेंजेंट प्लेन जो बना रहे हैं, है ना, स्पर्श समतल, उनके बीच का जो कोण है ना, वो है हमारा दोनों का प्रतिच्छेदन कोण। एक S1 गोला है हमारे पास, x² + y² + z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 = 0। और S2 गोला भी हमारे पास इसी प्रकार है, जिसमें 2u2x 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 = 0 आ रहा हो, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका सेंटर क्या है, -u1, -v1, -w1, और इसका सेंटर जो है -u2, -v2, -w2। अब हम क्या कह रहे हैं कि C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस d हो, और तो जो है हमारे पास cos थीटा किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उनमें किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है ना, वो डायरेक्ट यहाँ काम में आ जाता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। C से P तक सर्कल स्फीयर 1 की रेडियस है r1, C2 से P तक स्फीयर 2 की रेडियस r2। तो हम क्या कहेंगे, d² = r1² + r2² - 2r1r2 cos थीटा। काम की बात यह है कि भाई cos थीटा = r1² + r2² - d² / 2r1r2, ठीक है। अब सुनना, पहला सवाल है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण थीटा है, प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा = कितना होगा, तो cos इनवर्स r1² + r2² - d² / 2r1r2। सिंपल सी बात पूछी हुई थी, है ना, 2020 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में। फिर अब तुम्हारा नया सवाल क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये, अब नया पैटर्न क्या, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बना के दे दे, तो मैं न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ, है ना, जिसके ऊपर हमको एंगल निकालना पड़ेगा। दूसरा, अब हमारे पास लांबिकता है ना, लांबिकता की कंडीशंस हम निकालते हैं, वो क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी, है ना। क्या कहते हैं कि दो गोलों के प्रतिच्छेदन कोण अगर 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो क्या होता है, वो दोनों गोले एक दूसरे के लांबिक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनली हो सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब थीटा 90 डिग्री हुआ तो cos थीटा 0, और cos थीटा 0 तो क्या होगा, r1² + r2² - d² = 0, या फिर = d²। ये कहीं पर नहीं दिया हुआ है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहां d जो है दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, वो पूछ सकता है। दो गोलों की सेंटर्स के बीच की दूरी d हो और त्रिज्या r1 और r2 हो, तो उनके लंबिक होने का प्रतिबंध क्या होगा। हमने बुक में ये देखा हुआ है, ये तो हमको ध्यान रखना ही है, बट स्पेशली ये यहाँ से आ रहा है ना। तो r1² + r2² = d²। पहला नया सवाल, ये कभी भी बना के दे सकता है।
दो गोलों की त्रिज्या r1 और r2 हो, है ना, और एक दूसरे को लंबी काट रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच की सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, √r1² प्लस r2²। ये भी दे सकता है ना भाई, दो गोले हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सुनना, सवाल जो है वो यहीं से नए सवाल, मैंने कहा ना ये क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, देखते रह जाओगे, देखना। कह रहे हैं कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 है, दूसरा गोला जो है जिसकी रेडियस 4 है, ठीक है। दोनों लंबी काटते हैं, दोनों परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनली काटते हैं एक दूसरे को, और तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, क्या पता सेम क्वेश्चन बन जाए, 3 और 4 फेवरेट रहते हैं, है ना, सेम क्वेश्चन बन जाए। क्या होगा, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d² = r1² प्लस r2², तो 9 + 16 25, तो d = 5। सिंपल सी बात है, कभी भी उठा के पूछ ले, है ना। दूसरा, ये फॉर्मूला सीधे पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये जो है बुक में दे रखा है, वो कहाँ से आ रहा है ये भी देख लो। बुक में जो है हमारे पास, अगर स्फीयर मैंने लिखा था x² + y² + z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 = 0, और सेम दूसरा गोला दे रखा है, तो दोनों ऑर्थोगोनली कब कट करेंगे, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 = d1 प्लस d2, है ना। हाँ, इसका एक और तरीके से हम ला सकते हैं ज्योमेट्री से, पर ठीक है ना, अपन यहाँ पहुँच गए, एक तरीका किसी से भी अपने को निकालना, बस समझ आना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है, ये भी यहीं से आ रहा है, r1² प्लस r2²। r1 गोले की त्रिज्या u1² प्लस v1² प्लस w1² माइनस d, d1 है ना, r2 की ये, और इक्वल टू d, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर प्लस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस w1 माइनस w2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो क्या आता है, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है पहले, पर ये कभी नहीं पूछा गया है। और कितनी चीज है, सिंपल सी चीज है, पूछा जा सकता है कभी भी, और मुझे लगता है इस बार आएगा, सच में आएगा ये सवाल तो, ठीक है। आगे निकलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, 2 स्फीयर, है ना, के जो एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन इस बार 2026 ये क्वेश्चन छप सकता, पूरी उम्मीद है। सेम सवाल, सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं, है ना। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर, दो गोलों के बीच के का प्रतिच्छेदन का कोण क्या होगा। दो गोले ये दिए, अब हमको निकालना है। एक तो π/2 दिया, है ना, तो पहले सेंटर निकालो। पहले का सेंटर में लिख रहा हूँ 1 2 3, है ना, और जो d1 है वो है 10, और दूसरे का जो सेंटर है 3 1 -1, d2 है 2। ये बात आ गई समझ में। अब अपने को इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब सबसे पहले तो एक तो हम ये सोच सकते हैं कि π/2 तो नहीं है कहीं पर एंगल, पहली चीज, है ना। तो क्या होगा, 2u1u2 2v1v2 2w1w2 इक्वल टू d1 प्लस d2 हो तो π/2 एंगल होता है। तो यहाँ से देखो, इसको करेंगे तो 6, है ना, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -6, ये आ रहा टोटल 4 इक्वल टू 12। ऑर्थोगोनल तो नहीं है, तो अब अपने को क्या चाहिए, एक तो r1 चाहिए, r2 चाहिए और d चाहिए, तभी cos थीटा निकालेंगे। तो r1 क्या है, r1 u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस नहीं -10, है ना। तो r1 आ रहा है 2, और r2 जो आ रहा है हमारे पास 9 9 1 1, है ना, 9 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ रहा है 3। d क्या आ रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1, 3 प्लस 4 16, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 4 प्लस 1 5, ये 21, d आ गया 21 हमारे पास। अब क्या करना है अपने को, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू r1² प्लस r2² माइनस d²,
तो R1 स्क्वायर है हमारे पास कितना 4, R2 स्क्वायर है 9, माइनस डी स्क्वायर है 21, 2 R1 R2, R1 है हमारे पास 2, R2 है 3। तो यहाँ से देख लो 9 4 13, 13 में से 21 गए तो -8 बटा ये 4 × 3 12, तो 1/3 ऑप्शन में आ रहा है तो कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल हमको कभी भी पूछा जा सकता है, सिंपल सा सवाल कभी भी, है ना। ये चीज़ हमको निकालनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है बट पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है इसकी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। मैंने स्फीयर में बहुत कम चीज़ें याद कराई है, अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें याद कराऊंगा, है ना, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ये क्वेश्चन बहुत मतलब आंखें बंद करके कि भाई मुझे सवाल देना है गोले से, चलो एक सवाल तो ये दे देता हूँ, हर कभी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, याद कर लेना है। क्या है? R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले लंबिक रूप से काटते हैं तो कॉमन सर्कल की त्रिज्या, है ना, जो उभयनिष्ठ वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी? R1 R2 अपॉन रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। उसने पिछले किसी एग्जाम में ये कहा था 3 व 4 रेडियस के गोले के, है ना, दो गोले लंबिक रूप से काटते हैं तो उनसे जो कॉमन सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी? तो क्या होगी रेडियस R1 R2 12 अपॉन 5। सिंपल सा सवाल पूछा था उसने डायरेक्ट यहाँ से। तो जैसे इसके ऊपर पूछ लिया तो जब cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, इसके लिए जो है वो फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो अब की बार सवाल बना के दे सकता है। और इसीलिए 3 और 4 ये है कि ये मतलब वो हमारे है ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं काम में ले ले, इसीलिए वो अधिकतर पूछता है 3 और 4 के बारे में। तो सेम क्वेश्चन में हमारे पास कोस थीटा पूछा जा सकता है, डी पूछा जा सकता है, कुछ भी देके, डी देके, कुछ भी देके, है ना, कोस थीटा बताओ। आ गया समझ में? बस वो है कि तुमको उन्होंने बता दिया कि यहाँ से सवाल बन सकता है, और जब बनेगा एग्जाम में हमको ध्यान रखना, अच्छा ये काम में लेना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, दूसरा ये भी ध्यान रखना है, काम की चीज है ना। एक गोला, अच्छा ये जो दो गोले S1 और S2 इनको लंबिक रूप से काट रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो क्या होगा कि इन दोनों गोलों से गुजरने वाला प्रत्येक गोला इस पहले गोले के लंबिक होगा। एक गोला है जो S1 को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और S2 को भी कर रहा है, तो S1 और S2 से जाने वाले प्रत्येक गोले को लंबिक रूप से कट करेगा। सर कैसे लिख रहे हैं? LS1 प्लस MS2, L और M प्रत्येक के लिए, हाँ बस L और M का रेशियो -1 के बराबर ना हो, है ना। यहाँ शर्त क्या है? L अपॉन M इज नॉट इक्वल टू -1। अच्छा, या फिर L M जो है वो -1 के बराबर ना हो, बराबर हो जाएंगे चलेंगे, पर किसके बराबर हो? मतलब दोनों -1 के बराबर, या फिर L इक्वल टू -M के बराबर ना हो। क्यों सर, इस स्थिति में क्या होगा? अरे इस स्थिति में ये S1 माइनस S2 बन जाएगा, और S1 माइनस S2 दो गोले से गुजरने वाले समतल का समीकरण है। आ गया समझ में? भाई वो समतल का समीकरण आ जाएगा तो फिर ऑर्थोगोनली कट का कॉन्सेप्ट कहाँ रहा? तो इसलिए ये कब नहीं होगा? जब L और नॉट इक्वल टू -1। ये ना एक क्वेश्चन इससे सीधा सीधा बन सकता है। एक गोला दो गोले S1 और S2 को लंबिक रूप से काटता है ना, लंबिक रूप से काटता है, तो हमारे पास यहाँ पर LS1 प्लस MS2 को लंबिक रूप से कब काटेगा? कब काटेगा? जब L प्लस M नॉट इक्वल टू 0। सर ये कैसा आ गया? यही तो है, L नॉट इक्वल टू -M, तो L प्लस M नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बना के दे सकता है, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, ऐसे करके मतलब बना के दे सकता है, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेम चीज है कि वो, अच्छा अब सुनो कि मैं कह रहा हूँ दो गोलों से गुजरने वाले जो गोला है ना, इन दोनों से गुजरने वाला जो प्रत्येक गोला उसको लंबिक रूप से काटेगा। सर ये कैसे पता चल रहा है? तो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, ये L अगर 0 हुआ तो ओनली S2 इक्वल टू 0, तो वो तो वैसे लंबिक रूप से काट रहा है। M 0 हुआ तो यहाँ से LS1 प्लस
है ना, इक्वल टू 0 मतलब ओनली S1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ से, है ना, कि हमारे पास जो है L और M 0 0 अलग अलग हो रहे, तब तो पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये 0 नहीं है तो क्या होगा, S1 प्लस M अपॉन L S2 इक्वल टू 0। ये तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है। और ये क्या होता है, दो गोलों से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो ये क्या कह रहे हैं कि S1 और S2 से गुजरने वाला प्रत्येक गोला इस गोले के लांबिक रूप से होगा। अगर एक गोला S1 के भी लांबिक है, S2 के भी लांबिक है, तो S1 और S2 से गुजरने वाले प्रत्येक गोले के लांबिक होगा। ध्यान रहेगा। हाँ, कैसे होगा हम प्रूफ में अभी नहीं जा रहे हैं, बस ध्यान रखने। मैंने ये एक तो पहले स्टार्टिंग में स्फीयर और ABC की चीजें याद कराई, है ना, एक दो चीजें पहले, दो चीजें ये भी याद करा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे डेफिनेशंस के ऊपर जो सवाल बन सकते हैं ना, अपन देखते रह जाएंगे। ठीक है, इतने तगड़े तगड़े सवाल बनेंगे। अभी तक जो किया वो तो है ना। चलिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो हमको ध्यान रखना ही है ना। जो अब जो पूछे जाएंगे वो ध्यान रह जाए, ये बड़ी बात है। जो पूछे गए वो तो रखना ही है। अब अगला, रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर, दो गोलों का मूल समतल क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो दो हमने पावर ऑफ पॉइंट देखा था। पावर ऑफ पॉइंट जो था ये था हमारे पास, ये कुछ ऐसा कुछ आ रहा था। पावर ऑफ पॉइंट A जो था ये था T, है ना, ये P ये Q। तो अपन क्या कह रहे थे, AP AQ इक्वल टू AT स्क्वायर। या फिर ये अगर स्फीयर S1 है तो S1 में क्या करो आप, स्फीयर में x1, y1, z1 ये पुट कर दो, ये उस पॉइंट की पावर आ जाती थी। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक गोला ये है, एक गोला ये है ना, सर्कल दिख रहा है पर गोले की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, है ना, जिन पॉइंट की पावर इस गोले के लिए और इस गोले के लिए दोनों के लिए सेम रहे। आगे बात समझ में, क्या कह रहा हूं कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिन बिंदुओं की पावर इस गोले के लिए जो मिल रही है वही इस गोले के लिए मिले। दोनों गोलों के लिए सेम पावर मिल रही है तो वो पॉइंट, बिंदु का जो बिंदु पथ है वो एक समतल होता है और उस समतल को कहते हैं रेडिकल प्लेन। पहली बात। तो इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ पॉइंट अपन क्या कहते हैं, वही S1 गोला है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1 x1 प्लस 2v1 y1 प्लस 2w1 z1 प्लस d1। ये इस गोले की इस पॉइंट x1, y1, z1 से जो है हमारे पास क्या आ रही है, हाँ, पावर आ रही है। ऐसे दूसरे गोले के लिए क्या होगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u2 x1 प्लस 2v2 y1 प्लस 2w2 z1 प्लस d2। अच्छा, दोनों ही बराबर है तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या मिलेगा, 2 बाहर निकलेगा, u1 माइनस u2 इंटू x प्लस 2v1 माइनस v2 इंटू y प्लस 2w1 माइनस w2 इंटू z1 प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। और हमको ऐसे जो पॉइंट है x1, y1, z1 इन्हीं का लोकस चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वही 2u1 माइनस u2 इंटू x प्लस 2v1 माइनस v2 इंटू y प्लस 2w1 माइनस w2 इंटू z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। सर ये तो हमारे पास S1 माइनस S2 आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ तो सर हम वो जो कर रहे थे यहाँ पे, ये इंटरसेक्टिंग है, यहाँ से गुजरने वाला समतल, हाँ सेम चीज, पर यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, दो अलग अलग है। तो फिर उन पॉइंट का अपन पावर निकाल रहे हैं, वो पॉइंट निकाल रहे हैं जिनकी पावर इस स्फीयर दोनों के लिए सेम हो। ठीक, अच्छा अब काम की चीजें देखते हैं। पहली चीज सुनना आराम से, ये मेरे पास प्लेन है, इसके कोफिशिएंट क्या क्या है,
2u1 माइनस u2 इंटू 2, है ना, फिर v1 माइनस v2 और w1 माइनस w2 टाइप से आ रहे हैं। ठीक है, इस गोले का सेंटर जो है वो माइनस u1 माइनस u2 सॉरी माइनस v1 माइनस w1 है, और इसका जो सेंटर है माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2 है। अच्छा, इन सेंटर से गुजरने वाली जो रेखा खींचें उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? x1 y1 है ना z1, x2 y2 z2 से गुजरने वाली रेखा के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होते हैं? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, या फिर x2 माइनस x1, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इससे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं u1 माइनस u2 v1 माइनस v2 w1 माइनस w2 मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC है और एक समतल है जिसको मैं लिख रहा हूं, ये समतल लिखा, तो इसका मतलब वो लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ABC है वो इस समतल के परपेंडिकुलर होती है, और इस समतल की समीकरण क्या है? ये रही, इसमें ये सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो सेंटर C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, ये जो हमारा रेडिकल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी। कभी भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। मूल समतल दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है। आ गया समझ में? मूल समतल दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है भाई साहब? लंबवत होता है। दूसरा एक चीज, अब मैं इस गोलों को पास लाता हूं, क्या करता हूं? पास लाता हूं, टच करा देता हूं, है ना, दोनों को किसी एक पॉइंट पे टच कराता हूं, तो क्या होगा? उस पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट मिलेगा ना। ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, अरे यार है ना, यहां ये टच कर रहा है, ये आ रहा है, और ये जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट होगा, है ना, ये जो कॉमन टेंजेंट होगा, ये कॉमन टेंजेंट ही इस वक्त रेडिकल प्लेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनसे सभी पॉइंट के लिए जो पावर मिलने वाली है वो सेम रहने वाली है। टेंजेंट आ रहा है, वो बात तो ही रही ना, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, रेडिकल प्लेन। तो दो गोलों से गुजरने वाला समतल का समीकरण, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करेंगे। जब टच कर रहा होगा तो टेंजेंट प्लेन मिलेगा, तो टेंजेंट प्लेन ही क्या बन जाएगा? रेडिकल प्लेन बन जाएगा। तो सेम चीज एग्जाम में बना के पूछा जा सकता है ना। बस थ्योरेटिकल वे में चीजों को इधर उधर करके पूछा जा सकता है। काम की चीज सबसे ज्यादा ये है। ये कैसे लंबवत आ रहा है मैंने दिखाया भी है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। रेडिकल लाइन ऑफ 3 स्फीयर, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये दो गोलों के लिए सुनना, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है एग्जाम में, पहला स्टेटमेंट P, दो गोलों, है ना, दो गोलों के उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनके लिए उन दोनों गोलों से जो दोनों गोलों का क्या है? पावर, है ना, सॉरी, ये स्टेटमेंट बना के पूछ। हाँ, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका पावर दो गोलों के सापेक्ष बराबर हो, वो क्या होता है? एक समतल होता है, ठीक। अगला, है ना, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी शक्ति 3 गोलों के सापेक्ष बराबर हो। दो गोलों के सापेक्ष बराबर हो तो प्लेन, 3 के बराबर हो तो एक रेखा, लाइन होती है, जिसको क्या कहते हैं? रेडिकल लाइन कहते हैं। और रेडिकल लाइन कहां से मिलती है? ये जो रेडिकल प्लेन्स हैं 3 गोलों के लिए, एक गोला S1, दूसरा गोला S2, तीसरा गोला S3 है, तो क्या होगा? रेडिकल लाइन S1 माइनस S2, एक रेडिकल प्लेन आया, फिर यहां से दूसरा S2 माइनस S3, दूसरा रेडिकल प्लेन आया, S3 माइनस S1, तीसरा रेडिकल प्लेन आया। तो इन रेडिकल प्लेन के इंटरसेक्टिंग, हाँ, के इंटरसेक्शन से जो गुजरती लाइन वो होती है हमारे पास रेडिकल लाइन। कंफर्म? तो हमको ये ध्यान रहे, रेडिकल लाइन। अच्छा, दूसरा एक चीज हो रहा है ना, जैसे यहां था दो गोलों का, ये था मूल समतल दोनों गोलों के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है। यहां क्या है? यहां समझ में आया ना कि भाई ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी शक्ति 3 गोलों के सापेक्ष बराबर हो, ठीक है।
तो एक रेखा होती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, रेडिकल लाइन कहते हैं, है ना, मूल रेखा। अब यहाँ पर क्या है कि 3 गोलों के केंद्र, एक स्फीयर एक और दे दिया यहाँ पे, है ना। तो इनके लिए हम क्या कह रहे हैं कि इनके जो सेंटर है, केंद्र जिस प्लेन पर होते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो होती है रेडिकल लाइन। ये जो 3 स्फीयर है, अब इनके लिए ज्योमेट्री बताना थोड़ा 3D में, है ना, अभी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, बट हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी लाइन, जिन लाइन पर आने वाले प्रत्येक बिंदु, है ना, के लिए पावर इस स्फीयर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तीनों के लिए बराबर हो रही हो, तो वो जो 10 मिनट हो रहा है, हाँ 10 मिनट हाँ, तो क्या कह रहे हैं भाई, 3 गोले हैं, है ना, तो इनका जो एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, ये तीनों है, जिस प्लेन पर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। अब तुम ऐसे समझ रहे हो कि 3D में सर ये तो यहाँ से नहीं, ये लाइन कुछ ऐसी है, इसके अंदर, समझ रहे हो, हाँ दिखी जाए 3D में तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रख लेना है ना, हाँ तो ये ध्यान रख लेना है। सेम ये स्टेटमेंट बना के कभी भी पूछा जा सकता है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, वो जिसने नहीं, मैंने कहा ना जिसने पढ़ा है उससे हो जाएगा, नहीं पढ़ा है वो खत्म है वहीं पे। अगला, रेडिकल सेंटर ऑफ 4 स्फीयर, जैसे क्या कर रहे हैं, रेडिकल लाइन ऑफ 3 स्फीयर, रेडिकल प्लेन ऑफ 2 स्फीयर, है ना, 2 गोलों के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रेडिकल प्लेन आएगा, 3 गोलों के लिए रेडिकल लाइन, और 4 गोलों के लिए क्या आएगा, रेडिकल सेंटर। वो क्या आएगा कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट हो, यूनिक पॉइंट, है ना, ऐसा पॉइंट जिसकी चारों गोलों से पावर सेम हो। अच्छा सर, इसका मतलब हम लिंक कर पा रहे हैं कैसे, 2 गोलों के लिए जिनकी पावर, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिनकी पावर 2 गोलों के लिए सेम हो, वो एक समतल होता है। तीसरा यहाँ क्या लिखा कि भाई ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिनका 3 स्फीयर से पावर सेम होती है, वो एक लाइन होती है। फिर यहाँ क्या करें, एक ऐसा पॉइंट जिसका 4 गोलों से, 4 गोले, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, उनसे जो पावर है वो सेम आ रही है, और वो 4 गोलों के लिए यूनिक पॉइंट होता है, मतलब केवल और केवल एक ही होता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब वो कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इस पर बात करते हैं, है ना। ये बुक में सिर्फ इतना ही है, ऐसा वो तो ऐसा है कि भाई S1 माइनस S2 माइनस, है ना भाई, 3 मूल समतल हैं, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो मिल रहा होगा वो रेडिकल सेंटर है, वो ऐसा नहीं निकालते अपन, ऐसे निकालेंगे, एक ऐसा अद्वितीय बिंदु, ये तो आ गया समझ में। दूसरा, रेडिकल सेंटर एक यूनिक स्फीयर का सेंटर होता है। अच्छा, जो रेडिकल सेंटर बनेगा वो एक अद्वितीय गोले का सेंटर होगा, अद्वितीय गोले का, जैसे एक गोला यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इन चारों से इस पॉइंट की क्या है, पावर सेम है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब हम क्या करें, ये पॉइंट एवं नहीं होगा हर कोई, ये एक ऐसे गोले का सेंटर होगा जो इन चारों गोलों को ऑर्थोगोनली कट करेगा। और सर ये क्या है, हाँ बस याद कर लो एक बार के लिए, क्या कह रहे हैं, है ना, एग्जाम के लिए, बाकी ज्योमेट्री में समझाना भारी पड़ेगा। रेडिकल सेंटर एक यूनिक स्फीयर का सेंटर होता है जो 4 गोलों को ऑर्थोगोनली कट करे। शर्त क्या है, पावर पॉजिटिव हो, है ना, पावर वो रेडियस वगैरह सारा खेल वहाँ चलेगा, इसलिए हम क्या करें, पावर पॉजिटिव हो तो ये हमारा काम हो जाएगा। कंफर्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेडिकल सेंटर क्या होगा कि भाई 3 जो है रेडिकल प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से वो प्लेन नहीं बन पाए, है ना, 3 ऐसे प्लेन हो जो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन से ना बन पा रहे हों। वो जो 3 इंडिपेंडेंट रेडिकल प्लेन है, उनके इंटरसेक्शन से बनने वाला जो पॉइंट मिलेगा वही क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। ठीक, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं कि ये यूनिक कब होगा, तो हम कह रहे हैं ये यूनिक रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ये जो सेंटर से चारों वो एक ही प्लेन में ना हो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कुछ अलग अलग प्लेन में हो, किसी एक प्लेन में ना आए, चारों पॉइंट नॉन कोप्लेनर हो, है ना, एक ही समतल में ना हो, तब ये एग्जिस्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा। और क्या समझ में नहीं है किताब में ये सारी चीज़ें, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कोएक्सियल स्फीयर ये क्या होता है, बस ये चीज़ें रटनी है अपने को, है समझ में जितनी है अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ नया क्वेश्चन बनेंगे इधर से, और पैटर्न वही है, नया क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है सामने है, अभी के लिए रट लो।
कोएक्सियल स्फीयर, गोले का ऐसा निकाय जिसका एक ही रेडिकल प्लेन हो, अच्छा रेडिकल प्लेन हो, हाँ ऐसे गोले का सिस्टम जिसका है ना, दोनों गोले का है ना, अलग अलग गोले जितने भी उनका रेडिकल प्लेन सेम है। जैसे S1 और S2 गोला है, अब इन दोनों से गोले से गुजरने वाले गोले हैं, तो ऐसे सिस्टम, ऐसे सभी गोले जिनका रेडिकल प्लेन एक ही आ रहा हो, S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। अच्छा वो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो अपन यहाँ देखते हैं। पहली चीज़ फिर से नए सवाल जो अब तक नहीं बने हैं, किताब में लिखे हुए हैं, छुपे हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी, मैं सीधा इस पे आ रहा हूँ, है ना। पहली चीज़ याद करने वाली ये थी, अब ये है S1 और S2 0 के लिए जो रेडिकल प्लेन है, S1 हमारा वही x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1 है ना, x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ऐसे दूसरा कोई स्फीयर S2 है। कोएक्सियल स्फीयर के लिए क्या कह रहे हैं अपन कि भाई हमारे पास x इक्वल टू 0 हो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लेन मतलब yz प्लेन, yz प्लेन, उसके लिए जो कोएक्सियल स्फीयर है ना, उसकी इक्वेशन आएगी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस d इक्वल टू 0। u जहाँ पैरामीटर है और d कांस्टेंट है। u पैरामीटर है मतलब सर ये एक गोले नहीं है, बहुत सारे गोले हैं, है ना, u चेंज करते रहो, d तो एक फिक्स रखना है। u पैरामीटर है, प्राचल है, मतलब ऐसा कांस्टेंट जो बदल सकता है। सेम y इक्वल टू 0 तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2vy प्लस d इक्वल टू 0, ठीक। फिर z इक्वल टू 0 तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ w पैरामीटर d कांस्टेंट है। बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है अपने को। फिर एक पॉइंट और है, लिमिटिंग पॉइंट, है ना, स्फीयर बहुत बड़ा चैप्टर है, ये हमारा खत्म होने वाला है। लिमिटिंग पॉइंट ये होता है कि भाई ऐसे कोएक्सियल स्फीयर के सिस्टम जिनकी रेडियस 0 हो, लिमिटिंग पॉइंट के लिए क्या है, जो कोएक्सियल है ना पॉइंट्स ये है, जैसे कोएक्सियल हमारे पास स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस 0 है, वो लिमिटिंग पॉइंट होते हैं। तो इसके लिए अगर लिमिटिंग पॉइंट ढूंढना हो तो इसकी रेडियस क्या होगी, पहले वाले की रेडियस u, रेडियस जो होगी u² माइनस d, है ना, ये 0 आ जाए मतलब u² इक्वल टू d, तो u इक्वल टू प्लस माइनस रूट d, शर्त क्या होनी चाहिए, d ग्रेटर देन 0, तो लिमिटिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो लिमिटिंग पॉइंट क्या होंगे, रूट d 0 0 माइनस रूट d 0 0। ये किस गोले के लिए, कोएक्सियल स्फीयर के लिए है, ये इस वाले के लिए। इस वाले के लिए क्या आएंगे, सेकंड वाले के लिए 0 रूट d 0 0 माइनस रूट d 0, है ना, मतलब जिनकी रेडियस 0 हो ये। अच्छा रेडियस 0 मतलब पॉइंट स्फीयर, तो यही है हमारा लिमिटिंग पॉइंट। ये पहले कोएक्सियल स्फीयर के लिए, ये दूसरे के लिए और तीसरे के लिए निकाल सकते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन हो उसको भी हम संभाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ हम पढ़ रहे होंगे कोण। तो आप जल्दी से वही शेयर करिए लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। और अगली क्लास में हम कोण कंप्लीट 2-3 क्लास में अपन कोशिश करेंगे कोण और सिलेंडर को कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोण और सिलेंडर के क्वेश्चंस बहुत आसानी से होने वाले हैं, ये जो हुए थे उससे भी बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।